डॉक्टर कंचन का फोन आया था। आज हमारे कारावास में कान्हा ने जन्म लिया है सुमी। उस समय मैं अपने घर में जन्माष्टमी की झांकी सजा रही थी। डॉक्टर कंचन इस शहर में मेरी प्रिय सखियों में से एक थी। जिला जेल की यह डॉक्टर अनायास ही मेरे संपर्क में आ गई थी। उस दिन पोस्ट ऑफिस से लौटते समय सचिवालय के सामने कुछ प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव कर दिया था। पुलिस लाठीचार्ज करने लगी। सड़क के किनारे हैरान परेशान सी मैं बस की प्रतीक्षा कर रही थी कि अनायास ही एक भद्र महिला ने अपनी कार ठीक मेरे बगल में रोक दी। कहाँ जाना है आपको? आइए मैं छोड़ देती हूँ। यह बवाल तो अभी 2 घंटे तक थमने वाला नहीं है। उसने बैठे बैठे ही अपनी कार का दरवाज़ा मेरे लिए खोल दिया। मैं कुछ झिझक रही थी। क्या हुआ? डर रही थी क्या? वह हंस पड़ी। घबराइए मत, मैं यहीं जिला जेल में डॉक्टर हूँ। डॉक्टर कंचन, सरकारी नौकरी वाली हूँ। धोखा नहीं दूंगी आपको। उस महिला की स्गंध हंसी देखकर मेरी सारी हिचक, सारा डर जाता रहा और मैं आराम से उसकी कार में जाकर बैठ गई। पता नहीं क्यों आपको देखकर मुझे लगा कि मैं आपको पहले से जानती हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे बेहद परिचित लगते हैं। इतने लोगों की भीड़ में आपसे बात करने का, आपकी मदद करने का मन चाहा, तो कुछ बुरा तो नहीं किया मैंने। जब वह पुनः हंसी तो मेरा रहा सहा संकोच भी जाता रहा। पास में ही घर था मेरा। अपने घर का पता बताकर मैं आराम से बातें कर रही थी डॉक्टर कंचन से। सही कह रही थी वह। थोड़ी ही देर में ऐसा लगा कि हम दोनों जाने कब से एक दूसरे को जानते हैं। प्रदर्शनकारियों का वह बवाल तो हम लोगों को मिलाने का एक बहाना मात्र था। धीरे धीरे हम लोगों का यह परिचय अटूट मित्रता की डोर में बंध गया। डॉक्टर कंचन के पति नहीं थे। कम उम्र की इस डॉक्टर ने नियति के इस विधान को बेहद धैर्य के साथ स्वीकार कर लिया था। बड़ों की सहमति से हुए उसके ब्याह में पति भले चंगे, सुदर्शन और अच्छी नौकरी वाले थे, किंतु उनके तन के भीतर का रोग कोई न देख सका था। उनके दिल का एक वॉल्व कुछ गड़बड़ था। इलाज बराबर चल रहा था। धोखे से ब्याह हुआ था कंचन का। यह बात पति और ससुराल वाले दोनों ही छिपा ले गए। कंचन जब तक कुछ समझ पाती तब तक ब्याह के कुछ महीने बाद ही नई ब्याहता पत्नी, माँ बाप, परिवार को छोड़कर उसके पति चल बसे। सास ने सोचा था ब्याह कर देने से पत्नी के भाग्य से शायद उनके बेटे की आयु बढ़ जाए, या शायद बहू की कोख में खानदान का वंश बीज ही पनप जाए। किंतु इन दोनों की ही आशाओं को कंचन पूरा नहीं कर सकी। सो पढ़ी लिखी डॉक्टर कंचन ससुराल से खोटे सिक्के की तरह फेर दी गई। कंचन ने दोबारा ब्याह नहीं किया। अपने जीवन से वह असंतुष्ट भी न थी। सुमी, हर तरह के लोग मिलते हैं इस पेशे में। मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं इन बंदनियों के शारीरिक ही नहीं, मानसिक कष्ट भी दूर कर सकूं। अचानक किसी आवेश में किए गए पाप का प्रतिफल ये लोग पल पल भुगत ही रही है। इनका मानसिक कष्ट तो रात दिन ईश्वर भजन से भी दूर नहीं हो पाता। कंचन अक्सर कहती, आज तो जेल में सुंदर झांकी सजी होगी। मैं सोच रही थी कि रात में देखने जाऊंगी। इसी बीच डॉक्टर कंचन का फ़ोन आ गया। जिस समय जेल के द्वार पर मैं पहुंची तो संभवतः सिपाहियों को मेरे आने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी। कार का नंबर पहचानकर उन दोनों वर्दीधारियों ने लोहे का मोटा द्वार मेरे लिए खोल दिया। अंदर जाते हुए मैं उस बंदी गृह का वातावरण देख रही थी।
जेल में आने का मेरा यह प्रथम अनुभव था। थोड़ी ही दूर पर डॉक्टर कंचन दिख गई और मैं कार को किनारे रुकवाकर उतर ली। सुमी, झांकी देखने का मन है या आज ही अवतरित हुए कान्हा को देखेगी? कंचन अपनी चिरपरिचित हंसी के साथ बोली, बेहद प्यारा बच्चा है, इसे तो राजमहल में जन्म लेना चाहिए था, लेकिन इसके भाग्य काल कोठरी बदी थी। सच में कंचन ने मेरे मन की बात जान ली थी। उसी ने मुझे बताया कि बच्चे की माँ हत्या की सज़ा भुगत रही है। झांकी देखने का विचार तो मन से कब का निकल चुका था। उसकी जगह मेरा जिज्ञासु मन लगातार इस बंदी गृह की बंदिनियों के विषय में सोच रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या कोमल हृदय नारी भी समय पड़ने पर हत्या जैसा जघन्य अपराध कर सकती है? चोरी, डकैती, ठगी तो एक तरफ, हत्या करते समय भी क्या उसका मन नहीं कांपता? झांकी तो फिर कभी देख लूँगी कंचन, अभी तो देवकी से मिलवा दो। देवकी? कंचन चौंकी। क्यों, कान्हा की माँ का नाम देवकी ही तो था। मैं बोली तो जेल के सन्नाटेदार वातावरण में हम दोनों की सम्मिलित हंसी गूंज उठे। कंचन मुझे जेल के तथाकथित सौरी गृह में ले गई। मोटी दीवारों से घिरा जेल का वह कमरा बेहद शांत था कि सहसा नन्हे बच्चे का रुदन गूंज गया। वहाँ मैंने देखा कि करवट लेकर वह बंदनी बच्चे को चिपकाकर दूध पिलाने लगी। उस बंदनी के इर्द गिर्द 2 से 3 महिला कैदी और भी खड़ी थी। हमें देखकर वे किनारे सरक ली। वे भावहीन रूखे चेहरे जीवन की व्यथा झेल कर इतने निरर्थक हो गए थे, अथवा जेल की 4 दीवारी के भीतर उनका रस सूख गया था, पता नहीं। किंतु उन रस माधुर्य रहित चेहरों पर भी उस समय क्षण भर को आई मातृत्व की मीठी हिलोरें मैंने देख ली थी। इसका प्रसव समय पूर्व हो गया, अचानक और बिना किसी कॉम्प्लिमेशन के। कंचन ने बताया, मैं तो बस फॉर्मेलिटीज़ के लिए आ गई थी। अमिता, देखो तुमसे मिलने कौन आया है, कंचन ने पुकारा। जैसे ही वह बंदनी मेरी तरफ घूमी तो मैं भीतर तक काठ हो गई। अमिता, अमिता, तुम्हें इतने बरस बाद देखूंगी और वह भी इस रूप में, मैंने सोचा भी न था। मन में जैसे आंधियाँ चल रही थी। हमारी आंखें मिली और आंसुओं की गंगा जमुना से धुलकर 2 जोड़ी आंखें मानो एक रस हो गई। हमारे पास बोलने को शब्द न थे। हम एक दूसरे से लिपटकर निशब्द रो रहे थे कि सहसा अमिता बेहोश हो गई। कंचन ने आहिस्ता से हमें अलग किया और अमिता का चेकअप करने लगी। अभी प्रसव के बाद की कमजोरी है, थोड़ी सिस्टर इसका ध्यान रखना, कहते हुए कंचन मेरा हाथ पकड़कर बाहर आ गई। तुझे कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ है सुमी? एनीवे, इस लेडी ने अभी अभी हिंदी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि ली है। कोई अनपढ़ गंवार होती तो शायद मैं तुम्हें यहाँ लाती भी नहीं, लेकिन अमिता जैसी सौम्य महिला को इस स्थिति में देखना मुझे भी अच्छा नहीं लगा। इस हादसे के बाद से यह बिल्कुल चुप सी हो गई है, कंचन बता रही थी और मेरी सिसकियां थम ही नहीं रही थी। कंचन मुझे अपने कमरे में ले आई। पानी पीकर मैं थोड़ी संतुलित हुई। नहीं कंचन, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है मुझे। कभी मैं और अमिता एक ही थे। घर, बाहर, स्कूल, एक एक पल हमारा साझे का था। इस चेहरे को मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैंने भर्राए कंठ से कहा, मुझे नहीं पता कि अमिता आज इस काल कोठरी में कैसे आ पहुँची, लेकिन उसका अतीत इतना ही अल्हड़, मासूम और बचकाना है जितना किसी आम लड़की का हुआ करता है। कंचन मेरी असामान्यता देखकर स्तंभ थी। वह संवेदनशील महिला थी। मेरे आंसू देखकर उसकी आंखें भी नम थी। अच्छा किया सुमी
जो तुम यहाँ आई, अमिता से मिली, उसके मन की गुत्थी जो कोई न खुलवा सका, उसे खुलवाने के लिए शायद विधाता ने तुम्हें यहाँ भेजा है। फांसी की सज़ा हुई थी इसे। अपने रिसर्च गाइड की पत्नी का मर्डर किया है इसने। सज़ा कंप्यूट कर दी गई। इसकी फुल टाइम प्रेगनेंसी देखकर बचाव पक्ष का वकील भी क्या करता, जब इससे अपना अपराध स्वयं ही स्वीकार कर लिया। सहसा मैं चौंकी, लेकिन अमिता का तो पढ़ने लिखने में जरा भी मन नहीं लगता था। उसकी पढ़ाई तो 12वीं के बाद रोक दी गई थी। उसका ब्याह तय हो गया। कहते कहते मैं रुक सी गई। कई बरस बीत गए कंचन। वे स्कूल के दिन, घर आंगन के खेल और गर्मी की छुट्टियाँ, कुछ भी तो नहीं भूलता। उस अल्हड़ उम्र में भी अमिता हिंदी साहित्य की बेहद दीवानी थी। शिवानी बच्चन, गुलजार, शरतचंद्र, ये सभी उसके प्रिय लेखक थे। गुनाहों का देवता उसकी कितनी ही बार पड़ी हुई इम्तिहानों के भय के कारण जब हम कोर्स रट रहे होते, उस समय अमिता किसी उपन्यास में डूबी होती। हिंदी उसका प्रिय विषय हुआ करता था। बाकी विषयों में पता नहीं कैसे पास होती थी। दिवा स्वप्नों में खोई रहने वाली फिल्मों और उपन्यासों के नायकों को असल ज़िंदगी में ढूंढने वाली ऐसी थी अमिता। स्वयं को कभी शिवानी की अहल्या समझती तो कभी राजेश खन्ना। धर्मेंद्र उसके प्रिय नायक थे। स्कूल के वार्षिकोत्सव पर हमने एक नाटक खेला था, तेरा मेरा प्यार अमर रहे। उस नाटक के हीरो मैं थी और नायिका थी अमिता। नाटक का एक दृश्य था जिसमें नायक नायिका को आलिंगन में लेकर उसका माथा चूमता है। रिहर्सल के समय वह कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती और कहती, लेट अस रिपीट। मैं तंग आ गई थी उसकी इस हरकत से, लेकिन अमिता कहती, आई लव दिस सीन। जितना रोमांटिक होता है ना यह सब, हमारे घरों में तो किसी लड़के का आना भी पाप समझा जाता है। सोचा नाटक के रिहर्सल तक तो तुझसे ही काम चला लूँ। वह दुष्टता से हंसी। उसके घर में वाकई कड़ा अनुशासन था। माँ किसी स्कूल की प्रिंसिपल थी। पिता कई बरस पहले स्वर्ग सिधार चुके थे। उसकी माँ के कठोर अनुशासन की धाक थी। हम लोग तो स्कूल की छुट्टी के बाद स्वतंत्र हो जाते थे, किंतु अमिता तो दोबारा घर की जेल में बंद हो जाती। वह तो उसकी माँ को मुझ पर भरोसा था और मेरे घर आ जाने पर उसे अपने घर पर बिना बताए पिक्चर देखने की स्वतंत्रता मिल जाती थी। अमिता स्वच्छंद उड़ना चाहती थी। माँ के घर से दूर खुली हवा में सांस लेना चाहती थी। हमारे नाटक की रिहर्सल कई दिनों तक चली। उस समय वार्षिकोत्सव के लिए फोटोग्राफर का इंतज़ार करना था। हमारे कॉलेज में कुछ ही दूर पर माधव स्टूडियो था। हम लोग बोर्ड परीक्षाओं की फ़ोटो वहीं पर खिंचवाने जाते थे। अमिता ने फ़ोटोग्राफर का जिम्मा स्वयं लिया था। हमारा नाटक बेहद सफल रहा। मुझे और अमिता को उच्च कोटि के अभिनव के लिए पुरस्कार मिला। दूसरे ही दिन तस्वीरें भी आ गई। अमिता हर तस्वीर में सुंदर और मोहक लग रही थी। फिर उस दिन के बाद से अमिता अक्सर पोस्ट कार्ड साइज की नई नई तस्वीरें खिंचवाती, हर बार फैशनेबल नई और फैंसी ड्रेस में। उसके घर में फैशन करने पर पाबंदी थी। मैंने एक बार मजाक में पूछा था, ये नई नई पोशाकें पहनकर कहाँ जाती हो? अमिता वैसे तो सीधी सादी रहती थी। मैं केवल फैशनेबल ड्रेसेस पहनने का अपना शौक़ पूरा करती हूँ सुमी। यह उम्र लौटकर आने वाली नहीं है। इन्हें पहनकर मैं बस फ़ोटो खिंचवाती हूँ।
उससे तस्वीरें लिफाफे में डालते हुए कहा था, अच्छा कौन खींचता है ये तस्वीरें? यही माधव स्टूडियो वाला राकेश। वह शैतानी से कहती है, मेरे जैसी फिगर और चेहरा है किसी के पास? अमिता, तू ब्याह कर ले वरना पागल हो जाएगी। मेरे इतना कहने पर वह ढीठता से बोली, मैं तो राकेश से ही ब्याह कर लेती सुमी, पर वह शादीशुदा है। कॉलेज की फेयरवेल के दिन वह बेहद सुंदर लग रही थी। पूरा दिन हल्ला गुल्ला करते ही बीता। कार्यक्रम बीत जाने पर अपने ब्याह की सूचना देकर अमिता ने मुझे हैरान कर दिया। लेकिन वह उदास थी। पैसा तो बहुत है वहाँ सुमी, लेकिन जितना पैसा उतनी बड़ी तोंद। मुझे उस मोटे बदसूरत लड़के से ब्याह नहीं करना। मुझे तो राकेश खन्ना या धर्मेंद्र जैसा पति चाहिए। वह शून्य में ताकते हुए बोली थी। इसी तरह सुख दुख बांटते, हंसते खेलते, लिखते पढ़ते 12वीं की परीक्षाएं निपट गई। फिर एक दिन घर आकर अमिता अपने ब्याह का कार्ड दे गई। पापा का ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया था। हम लोग पैकिंग में व्यस्त थे कि एक दिन शाम के धुंधल में अमिता की गाड़ी हमारे दरवाजे पर आकर रुकी। मैं भागी भागी गेट खोलने गई तो देखा कि गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर था। बेबी, आज सुबह आपके घर आई थी क्या? यही छोड़ गया था मैं तो वापस नहीं लौटी। घर पर मैडम जी परेशान है। मेरे घर तो अमिता नहीं आई। मैं चकरा गई थी। कई जगह फ़ोन किया, अमिता नहीं मिली। सहसा मस्तिष्क में बिजली सी दौड़ी, और कहीं राकेश के साथ भाग तो नहीं गई अमिता? मैं कांप गई। वही हुआ जिसका भय था। अमिता की प्रिंसिपल माँ ने अपने विश्वस्त सूत्रों से बिना किसी को कानो कान खबर किए चटपट सब पता कर लिया। इसके बाद ही कहानी केवल यंत्रणा की ही है। भयंकर अनुशासन की डोर छुड़ाकर अमिता जिस व्यक्ति के साथ भागी थी वह कायर था। अमिता नासमझ किशोरी उसे ही अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य समझ बैठी थी। कितने ही दिवा स्वप्न दिखाता हुआ 2 बच्चों का पिता राकेश उसे भोग कर चंद घंटे के भीतर ही उसी के घर के दरवाजे पर आधी रात को छोड़कर चला गया। पैसे और रुतबे के जोर पर बात वही दब गई। हम लोग शहर छोड़ने वाले थे। जाने से पहले मैं अमिता से मिलने गई थी। सदा चहकने वाली अमिता बेहद उदास और चुप थी। चलने लगी तो उसकी आंखें भर आई। उसके ब्याह में आने का झूठा वादा करके मैंने उससे विदा लिया। समय के साथ अमिता की स्मृति धुंधली पड़ती गई। मैंने सोचा भी न था कंचन कि अमिता को इस रूप में मिलूंगी। अगले दिन कंचन ने मेरे और अमिता के मिलने का इंतज़ाम अपने कमरे में किया था। वह बेहद समझदारी से हमें अकेला छोड़कर इंस्पेक्शन पर निकल गई। कमरे में एक सन्नाटा पसरा था। वैसे तो डॉक्टर कंचन ने अमिता के विषय में काफ़ी कुछ कहा था, किंतु अमिता के जीवन के इस अस्वाभाविक मोड़ की कहानी मैं उसी के मुंह से सुनना चाहती थी। उसने बताया कि ब्याह के लिए देखे गए उसके सारे स्वप्न पहली ही रात में ध्वस्त हो गए। जब नशे में धुत पति ने डगमगाते हुए कमरे में प्रवेश किया। प्रथम रात्रि का परिणयोपहार पहनाते पहनाते ही मैं लुढ़क कर सो गया। किशोरी अमिता भय से सहमी सारी रात किनारे बैठी रही। प्रथम रात्रि की मोहक कल्पनाएं धराशायी हो चुकी थी। स्वप्न टूटते हैं, किंतु ऐसे यह तो अमिता ने सोचा भी न था। सुबह सुबह तैयार होकर वह बाहर आई तो पति काम पर जा चुके थे। बड़ी ननद रसोई में व्यस्त थी
कि सहसा उसे वही परिचित चेहरा दिखा जो ब्याह से पूर्व उसे पसंद कर गया था। अम्मा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, टिफ़िन तैयार है मेरा, कहते हुए उस युवक ने अमिता को प्रणाम किया। मामी, मैं विकास, भांजा लगता हूँ आपका। अमिता सकुचा गई। उसी का हमउम्र भांजा। इतने में बड़ी नंद रसोई से बाहर आ गई। बहू, भैया को तो रात दिन काम ही दिखे हैं। तुम्हें कुछ खरीदना मंगाना हो, कहीं आना जाना हो तो विकास से ही कहना। हम दोनों तो अब इसी घर के प्राणी हैं। वह हंसी। उनके निष्पाप हंसी देखकर अमिता का सारा डर जाता रहा। लेकिन अमिता ऊबने लगी थी। नीरस उन्हें अपनी बही खातों में ही दुनिया जहान का साहित्य दिखाई देता और सुरा सुंदरी में जीवन का रस। अमिता अपनी परी कथाओं के नायकों को खोजते खोजते पगला जाती। एक दिन साहस करके उसने घर में आगे पढ़ने की इच्छा व्यक्त की थी। थोड़ी नानुकर के बाद उसे विकास के साथ कॉलेज जाने की अनुमति मिल गई। मानो बंद पिंजरे की चिड़िया को एक खुला आकाश मिल गया था। विकास अमिता का बेहद आदर करता था। दोनों ने हिंदी में साथ ही एमए पूरा किया। दोनों ही कुशाग्र बुद्धि के थे। सो डॉक्टर चंद्रा के निर्देशन में शोध कार्य आरंभ किया। अमिता इतने वर्षों में पति की आदतें नहीं सुधार सकी थी। पति के भटकते कदमों की आहट उसने सुन ली थी, किंतु वह पति को बांधती भी तो किस डोर से। ब्याह के इतने बरस बीत जाने पर भी उसकी कोख सूनी थी। उसकी ममतामयी बड़ी नंद गोलो कवाशिनी हो चुकी थी। ऐसे में अमिता घर में अकेली बैठे पागल ही हो जाती। पीएचडी करते करते अमिता कब और कैसे डॉक्टर चंद्रा की तरफ आकर्षित हो गई, पता ही न चला। उसे लगता कि वह पात्र जो अब तक उसे किताबों में मिला करता था, आज सजीव होकर डॉक्टर चंद्रा के रूप में उसके सम्मुख है। उनके मुख से झरते काव्य, सूक्तियाँ, आलेख सभी अमिता के लिए ग्रंथों के समान पूज्य थे। वे बोलते तो अमिता एक भक्त के समान उनके वचनामृत ग्रहण करती। किसी एकांत क्षण में कभी डॉक्टर चंद्रा ने उससे कहा होगा कि पत्नी अब उनके लिए पहले जैसी नहीं रह गई है। घर गृहस्थी ने उनके जीवन का सारा रस माधुर्य सोख लिया है। नून तेल लकड़ी में उलझी पत्नी उनकी मानसिक सुधा शांत नहीं कर सकती। वे अमिता से एक प्लेटोनिक लव की आशा रखते थे। मूर्खा अमिता इन मीठी बातों को सुनकर सातवें आसमान पर तैरने लगी। उस दिन डॉक्टर चंद्रा के घर पर पार्टी थी। अमिता, उसके पति विकास और अन्य सभी बहुमंजिला इमारत की छत पर पार्टी का आनंद उठा रहे थे। अमिता पर उस दिन शायद कोई उन्माद सवार था। किसी भी सूरत में डॉक्टर चंद्रा को पाना ही है, और उनकी पत्नी के जीवित रहते ऐसा संभव न था। मीठी बातों से बहला फुसलाकर वह मिसेज चंद्रा को छत की मुंडेर तक ले आई थी। एक ही धक्के में मिसेज चंद्रा नीचे जा गिरी, मगर मच्छी आंसू बहाती अमिता जैसे ही पलटी, पीछे विकास खड़ा था। सिर से पांव तक कांप गई थी वह। जिन आंखों में सदैव उसके लिए आदर था, वहाँ आज घृणा का सागर लहरा रहा था। शायद अमिता बच भी जाती अगर विकास गवाही न देता। जिस डॉक्टर चंद्रा को वह देव पुरुष समझ रही थी, पत्नी की मृत्यु पर बिलखता वह व्यक्ति उसे बेहद तुच्छ और साधारण लगा। पुलिस आई, मुकदमा चला, और उसी दौरान अमिता को अपने गर्भवती होने का पता चला। पति ने यह कहकर उसे अपनाने से इनकार कर दिया कि ऐसी चरित्रहीन औरत के गर्भ में पल रहा बच्चा उनका नहीं हो सकता। अमिता एकदम चुप होती चली गई।
फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर कंचन ने बताया कि अचानक ही अमिता को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हुआ है। उसे सिर दर्द और चक्कर आने की समस्या तो थी ही, यह उसी का परिणाम था। ऑपरेशन होना था। अमेठी में जाने से पूर्व अमिता शायद मुझसे कुछ कहना चाहती थी। डॉक्टर कंचन ने हमें एकांत में थोड़ा समय दिया। मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बेटे का ध्यान रखना सुमी। ईश्वर करे वह मेरे जैसा न हो। उसे एक संतुलित मस्तिष्क मिले और वह एक सामान्य जीवन जिए, कहकर अमिता एकदम चुप हो गई। मुझे लगा एकाएक वह कितनी परिपक्व हो गई थी। उसकी पलकों की कोर से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। मैंने उसे गले लगाकर जोर से खींच लिया। उसके सिर के सारे बाल हटा दिए गए थे, लेकिन फिर भी वह कितनी सुंदर लग रही थी। क्या यह बहाने बुझने वाले दिए की अंतिम लौ थी? उसका समय शायद इस संसार में पूरा हो चुका था। ऑपरेशन के दौरान ही उसकी नब्ज टूटने लगी थी। लाखों प्रयासों के बाद भी अमिता नहीं बची। उस बंदिनी ने शरीर का ही पिंजड़ा छोड़ दिया। मैं अमिता के बेटे को गोद लेना चाह रही थी कि डॉक्टर कंचन ने अपनी बाहें पसारकर उस दुधमुहे को अपने आंचल में समेट लिया। बोली, तेरा आंचल तो पहले से ही भरा हुआ है। इस बच्चे को अपना लेने से शायद मेरे जीवन का खालीपन भर जाएगा। और इस तरह कान्हा अपने जन्म की परिभाषा को सार्थक करता हुआ अपनी यशोदा मैया के आंचल की छत्र छाया में पलने लगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टोरी को लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।